सूरज ठाकुर और आप देख रहे हैं सूर्या विशेष। हम आज बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ और चर्चा होगी बजट पर। आपको बताएंगे कि 23 फरवरी को पेश होने वाले बजट को लेकर सूबे के मुखिया मनोहर लाल किस तरह तैयारियों में जुटे हैं। बजट में सभी वर्गों का हित समाहित हो, इसे लेकर चिंतन मनन जारी है। सभी वर्गों के साथ बैठक की जा रही है। विभागों के अधिकारी, मंत्री, विधायक, उद्योगपति और यहां तक कि आम लोगों की राय भी ली जा रही है ताकि जो बजट पेश हो वो सर्वांगीण विकास वाला हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो कि वित्त मंत्रालय का जिम्मा भी संभाल रहे हैं, दावा है कि इस बार के बजट में केंद्र की तर्ज पर गरीब कल्याण और किसान पहली प्राथमिकता होंगे। लेकिन सरकार के इस मनोहर दावों पर विपक्ष को बिल्कुल यकीन नहीं और प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। लेकिन सवाल यह उठता है कि साल 2024 से पहले पेश होने वाला यह बजट आम आदमी के तराजू पर किसका पलड़ा भारी दिखेगा। और इसी सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपका उनसे तारुफ करवाएं, उससे पहले आपको रिपोर्ट भी दिखाएंगे। ये तमाम चीजें करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे और मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार 23 फरवरी को बजट पेश करने वाली है, लेकिन इससे पहले राजनीतिक पारा गर्म है। विपक्ष के आरोपों के बीच सूबे के मुखिया मनोहर लाल और सरकार में शामिल तमाम मंत्री, विधायक इस बात का दम भरते नहीं थक रहे हैं। हर बार की तरह इस बार का बजट भी ऐतिहासिक होगा, जिसमें गरीब कल्याण, किसान, महिला और युवा वर्ग सभी वर्ग का ध्यान रखा जाएगा, जिसके लिए पिछले कई दिनों से रायशुमारी जारी है। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल, जिनके पास वित्त विभाग की भी जिम्मेदारी है, विभागों के अधिकारी, मंत्री, संसद, विधायक, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चिंतन मनन में जुटे हैं ताकि बजट को सही शक्ल दिया जा सके। बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता है मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी, लेकिन कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है क्योंकि एक फीडबैक मिलता है और उस फीडबैक के आधार पर नई योजनाएं बनाने के लिए उनके पास समय होता है। 20 तारीख को हमारा सेशन शुरू होगा और उससे कुछ दिन पहले तक सब सुझाव हमारे पास आ जाएंगे। हालांकि इस बजट को लेकर सूबे के मुखिया जो भी दावा कर ले, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा, बीजेपी, जेजेपी अभी तक अपना एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी है, जिससे प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। कोई जितनी घोषणा पत्र उठाओ, वादे कोई वायदा ये पूरे करने वाली नहीं। मेरे को बड़ा अचंभा हुआ क्या अभी ये अपना पीजीआईएमएस अनुबंध कर्मचारी संगठन है, पीजीआई है, वो सभी की समस्या है। ये सरकार बनी, हमने शुरुआत की थी। जो काम कर रहे हैं पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जो एक अडानी के लिए पूरी तरह से अपना आप को समर्पित कर रखा है, सारी पार्टी को समर्पित कर रखा है, तो उसको जो ना बेनकाब भी करने का काम। राजनीति में पलटवार कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस समय प्रदेश की राजनीति में गरीब किसान और युवा बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर इस बजट में मनोहर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। सीएम मनोहर लाल ने एक संकेत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में कई फैसले ले रही है, जिसमें मोटे अनाज के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट की घोषणा, मत्स्य पालन और बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ना, युवाओं को भिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध करवाना, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतर करना और प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना शामिल है। हालांकि सत्ता पक्ष के इन दावों और विपक्ष के आरोपों पर आने वाले समय में किसका पलड़ा भारी पड़ता है, अभी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बजट का असर साल 2024 के चुनाव पर ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सर्वांगीण विकास के दावों को लेकर कब और कहां किसके साथ मंथन करते हुए नजर आए और इस मंथन से क्या निकलकर सामने आया है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। सभी वर्गों के विकास के दावों के साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल वैसे तो अपनी हर बैठक में बजट पर राय जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन 30 जनवरी को गुरुग्राम में उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक इसकी आधिकारिक शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि किसी भी प्रदेश को गति वहां की इंडस्ट्री देती है। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दिन गुरुग्राम के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ चर्चा की और बजट पर उनकी राय जानी। इसके बाद 7 फरवरी को चंडीगढ़ में कई घंटों तक अलग अलग विभागों के मंत्री और अधिकारी के साथ सीएम की बैठक हुई। इस बैठक में विभाग की जरूरतों को अधिकारियों और मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया से मुखातिब हुए और आवाम को भरोसा दिलाया बजट में गरीब कल्याण सरकार की पहली प्राथमिकता होगी। मित्रों, जैसा अपने को पता है कि इस महीने पहले तो केंद्र का बजट आया है 1 फरवरी को, और अब 20 फरवरी को हमारा हरियाणा स्टेट का अपना जो अधिवेशन है वो हमने आहूत किया है। बजट का सेशन है। प्रारंभ में राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा होती है, धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है। आज विभिन्न जो विभाग सारे हैं उनके सबके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, उनके एचओडीज और मेरे जो मंत्रिमंडल के साथी सब आज बैठे थे और बहुत एक प्रकार से विचार किया जाता है मोटा मोटा कि भी कौन कौन सी योजनाएं हमारी पिछले सालों की जो चल रही हैं उसमें आगे उनको किसको बढ़ाना है, किस में थोड़ा मॉडिफाई करना है, कौन सी नई योजनाएं बनाई जाएंगी और किस प्रकार का बजट होना चाहिए। हर विभाग के अनुसार भी चर्चा होती है मोटी मोटी। बजट में सभी की राय शामिल करने में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8 फरवरी को दिल्ली में सांसदों के साथ बैठक की और उनके विचार को सुना। इसके बाद 10 तारीख को फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी विधायकों के लिए लंच रखा था, लेकिन इस दौरान भी बजट को लेकर उनकी राय ली गई। जब सर्व सहमति से, सबकी सहमति से बजट आएगा, सबके विचार विमर्श से बजट आएगा, तो निश्चित तौर पर जो बजट होगा वो जनोपयोगी होगा, गरीब के हित में होगा, गरीब लोगों के उत्थान के लिए होगा। भिवानी में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक रखी गई थी, जिसमें 11 फरवरी को पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने बजट पर सभी नेताओं से विचार विमर्श किया और आम आदमी की उम्मीदों का बजट पेश करने का दम भरा। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि बजट पर विपक्षी दलों के विधायक भी अपनी राय दे सकते हैं। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार से सभी से उसकी राय ली थी कि भाई अपनी अपनी राय दो। अब की बार भी मंत्रियों के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी बैठक की और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके साथ भी, व्यापारी हैं उनके साथ भी, और विधायकों को भी कहा कि वो अपनी बात रखें। अभी जब हमारा पिछला सेशन था तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से हाउस में ये बात कही थी कि जब बजट प्रस्तुत हो जाता है उसके बाद उसमें बदलाव करना काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो मेरा सभी मान्य सदस्यों से निवेदन है कि उनके पास अगर कोई भी सुझाव है तो वो सुझाव मुझे पहले दें ताकि उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो आपने देखा कि सूबे मुखिया बजट को लेकर कितनी संजीदगी दिखा रहे हैं। हर किसी की राय को बजट में प्राथमिकता देने का दम भर रहे हैं, लेकिन अब सभी को 23 तारीख का इंतजार है जब बजट का पिटारा खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो बात हो रही है, मुलाकात हो रही है, चर्चाएं हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है बजट के लिए। प्री बजट बैठकें लगातार की जा रही है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण अत्रे, आप स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केवल ढींगरा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, आपका भी स्वागत है। ओमकार सिंह जी INLD से हमारे साथ है, आपका भी स्वागत है। और RC गोयल जी अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, वो भी हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले मैं अत्रे जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि सरकार में बीजेपी है, ऐसे में सवाल आपसे ये कि इतनी जो बैठकें की जा रही है
उनसे क्या लग रहा है कि कुछ नया निकल पाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी बैठकें बजट से पहले बताया जा रहा है, दिख रही है कि बैठकें हो रही है। इसमें आप कह सकते हैं कि मंत्रियों से लेकर यानी नेताओं से लेकर और व्यापारियों तक सबको जोड़ने की कोशिश हो रही है। किस तरीके का बजट देने की कोशिश बीजेपी कर रही है? इन बैठकों से कुछ बदलता हुआ दिखता है आपको? देखिए ऐसा है राज भाई, जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करना शुरू किया तो उन्होंने एक रिवायत शुरू की, एक प्रथा शुरू की। बजट पेश करने से पहले जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक करके उनके सुझाव लिए जाए, चाहे पक्ष का विधायक है, चाहे विपक्ष का विधायक है, चाहे उद्योगपति है, चाहे व्यापारी है, चाहे किसान संगठन है, सबसे बैठक करके उनसे उनके सुझाव लिए जाए और जो उचित सुझाव है उनको बजट में शामिल किया जाए। ये प्रथा या रिवायत शुरू करने का उद्देश्य मात्र एक था कि जो बजट हरियाणा का पेश हो वो कल्याणकारी बजट हो, विकासोन्मुखी बजट हो, जिसके अंदर प्रदेश और तेजी से तरक्की कर सके, इस तरह का बजट हो। जो प्रदेश का वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उस तक पहुंच सके, इस तरह का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो लगातार पेश करते रहे हैं। इस बार भी जो बैठकें हुई हैं वो उसी रिवायत, उसी प्रथा के कारण है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की थी। जहां तक आपका सवाल है कि किस तरह का बजट होगा, स्वाभाविक है जितने बजट पहले पेश किए गए उनको भी अगर आप देखेंगे तो फोकस एक ही रहा, अंत्योदय की जो धारणा है वो धारणा अमल में आती नजर आए। जो हरियाणा प्रदेश का विकास, हरियाणा प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचे, किसान हमारा और सशक्त हो और मजबूत हो, हमारी आर्थिक प्रगति, आर्थिक तरक्की या आर्थिक दृष्टि से हरियाणा और मजबूत हो, इसके ऊपर हमेशा बजट का फोकस रहा है और इस बजट का फोकस भी इन्हीं बिंदुओं पे रहने वाला है। ठीक है, केवल ढींगरा जी हमारे साथ है। केवल ढींगरा जी, आप कैसे इस बजट को देख रहे हैं? क्योंकि जो कांग्रेस के विधायक थे या फिर कहें निर्दलीय विधायक थे उन्हें भी बुलाया गया। हमने देखा सूरजकुंड में आपकी पार्टी के भी विधायक वहां पर थे, कम से कम फरीदाबाद के विधायक तो थे। तो आप क्या लग रहा है आपको कि इस बार का बजट किसी लिहाज से, किसी पैमाने पर विपक्ष के यानी कांग्रेस के खरा उतरने की उम्मीद यहां से कर रहे हैं? देखिए राज जी, जैसे 8.5 साल का बीजेपी का काम रहा, उसके बीच में जो बैठकें कर रहे हैं अब या वो किए, अगर काम किए होते बैठकों की बजाय तो ज्यादा बेटर होता। अब ये कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति की जब तक ये अंत्योदय में अंतिम व्यक्ति की चिंगाड़ नहीं निकाल देते तब तक तो ये हटते नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के लोग हैं जिन्होंने ना तो शिक्षा पे ध्यान दिया, ना स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, ना इन्होंने कर्मचारी को कोई भर्ती पे ध्यान दिया, ना इन्होंने कोई छोटे दुकानदार को जीएसटी से जो मार रहे थे उसके ऊपर कोई ध्यान दिया। गन्ना किसान सड़कों पे बैठे रहे, इसी तरीके से सरपंच बुरी हालत में रहे, उनको चुने हुए सरपंचों को सड़कों पर इन्होंने ला दिया। टीचर्स जो है, आंगनवाड़ी जो है, रोडवेज कर्मचारी हैं, मेडिकल छात्र हैं, अग्निवीर हैं, सभी की सभी सड़कों पर रहे। जब इतने आदमी सड़कों पर रहेंगे और वो प्रोटेस्ट करेंगे सरकार का, फिर भी ये कह रहे हैं अंतिम व्यक्ति, मुझे समझ नहीं आता वो अंतिम व्यक्ति क्या, कौन सा वाला, किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन जहां तक तो ये सारे लोग हैं, सभी लोग जो है 8.5 साल में बीजेपी ने परेशान किए, तो ये कहते हैं अंत्योदय तक अंतिम व्यक्ति की चिंगाड़ निकालने का तो काम कर दिया इन्होंने, अब क्या चाहते हैं। उसके बाद जहां तक सवाल है कि प्रदेश के ऊपर जो इस समय कर्जा है, आप देखिए कि वो जो कर्जा था 60,000 करोड़ से बढ़कर आज 4 लाख करोड़ कर्जा हो चुका। ये पैसा कहाँ गया, इस पैसे का क्या किया इन्होंने, ये भी समझ में नहीं आया। उस पर आऊंगा। ये मैं इनिशियल कमेंट ले रहा हूं और इनिशियल कमेंट में मैं ये चाह रहा हूं कि ये जरूर जोड़ दें कि जो बैठकें की जा रही है उन बैठकों से किसी सकारात्मक पहलू तक पहुंचने की ही कोशिश हो रही है। तो उन बैठकों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक पंक्तिबद्ध तरीके से सीएम लगातार बैठकें कर रहे हैं और उसमें हर वर्ग को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी ऐसी बैठकों से लाभ होगा? अब 8.5 साल की जनता जो है हो गए, माथे और छाती में गोलियां खाई उन्होंने, और 100 दिन करीबन किसान धरनों पर बैठे रहे और 750 किसान शहीद हो गए। ये कौन सी बैठक अब कर रहे हैं? किसकी बैठक कर रहे हैं? किसके साथ कर रहे हैं? बैठक करने से अगर फायदे होते तो फिर तो बैठ के ही करते रहो। लेकिन ये जो इन्होंने 8.5 साल के अंदर जो हालत की लोगों की, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार जिम्मेवार है। उसके बाद 3.5 साल में घोटालों की सरकार साबित हुई,
3.5 साल के अंदर ये जेजेपी के साथ 3 साल मिलकर उनके साथ मिलकर घोटाले चलिए ठीक है जी, ये ठीक तो है, ठीक लगातार है। बुरा हाल बहुत किया बहुत सर, तीखे आरोप देश। आपने लगाए हैं और अत्रे जी उसका जवाब भी देना चाहेंगे, लेकिन मैं सभी मेहमानों को पहले जोड़ लेता हूं। अत्रे जी, फिर मैं आपके पास लौटता हूं। ओमकार सिंह जी हमारे साथ हैं, आईएनएलडी से हैं, और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मीटिंग्स का दौर चल रहा है और मीटिंग्स का जो दौर चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है जिसमें हम देख रहे हैं व्यापारियों से लेकर तमाम लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। इनिशियल स्टेज में गुरुग्राम में बैठक की जाती है, उसके बाद विभागों के एसीएस लेवल के अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, मंत्रियों के साथ साथ सांसदों को जोड़ा जाता है। कवायद की जा रही है कि एक बेहतर बजट पेश किया जा सके। बेहतर बजट कैसे पेश हो सकता है, उसके लिए हमारे साथ आरसी गोयल जी है, लेकिन पहले ओमकार जी आपका रिएक्शन चाह रहा हूं। राज जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरकार का ये 9वां बजट है और इन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया कि जैसे पिछले बजट क्रांतिकारी हुए हैं, ये भी क्रांतिकारी होगा। तो जनता तो समझ चुकी है कि इसमें कितना कुछ क्रांतिकारी होने वाला है। जनता को इस बजट से उम्मीद कोई नहीं है। और मैं बताना चाहूंगा राज जी, 2014 से पहले जब भी बजट आता था, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की थी, चाहे संयुक्त सरकार थी, जनता को एक आस, एक उम्मीद रहती थी। जब नया बजट आता था, जनता को एक उम्मीद रहती थी इस बार कुछ नया होगा, इस बार कुछ नया मिलेगा, कुछ राहत मिलेगी। लेकिन जब से बीजेपी ये सरकार सत्ता में आई है, जनता को राहत की उम्मीद नहीं है। जनता बजट के नाम से डरती है कि इस बार कुछ और नया टैक्स लगेगा, सिलेंडर 50 रुपए ऊपर जाएगा, तेल का रेट 2-3 रुपए बढ़ेगा। ये जनता के मन की भावना है। देखिए, एक अच्छी बात है इस सरकार की कि इन्होंने चिंतन के ऊपर चिंतन की कोशिश करी, विचार विमर्श किया। अच्छी बात है, विचार विमर्श करो, चिंतन करो, मंथन करो, लेकिन उस मंथन से अमृत भी तो निकलना चाहिए। इनके मंथन से तो विष ही विष निकल रहा है। जितना ये मंथन करते हैं उतना अंत्योदय को, आखिरी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंतिम व्यक्ति क्या को, पता बीपीएल परिवार, क्या पता 23 तारीख को अमृत निकल जाए और कुछ चीजें आपको पसंद आ जाए। हालांकि आप कह चुके हैं कि मैं बताता हूं, जो बजट आएगा उससे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, और हम देखते हैं कि ये ट्रेंड रहता है, वो बीजेपी हो या कांग्रेस, वो एक दूसरे के लिए इसी तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करती है। हमारे साथ आरसी गोयल जी है, मैं उन्हें भी चर्चा में ले लेता हूं, फिर सबके पास आऊंगा, वक्त है हमारे पास जी। मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। मैं ओंकार जी फिर आता हूं आपके पास। आरसी गोयल जी, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं कि स्टेट के पास कौन सी ऐसी चीजें रहती है जिसमें वो बजट में कोई प्रावधान करके पहले तो अपने फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत कर पाए, और इस बजट में आपको क्या लग रहा है कि मनोहर सरकार किन चीजों पर जोर दे सकती है जिससे वो खुद को मजबूत करे, यानी अपने फाइनेंशियल बैकिंग करे और फिर लोगों तक भी पहुंच पाए, लोगों को भी उससे फायदा हो पाए? स्टेट के आज के दिन 3 मेजर सोर्स होते हैं। जी। एक तो लिकर के ऊपर टैक्स जी, और एक फ्यूल के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स, और स्टैंप ड्यूटी के ऊपर टैक्स। 3 ही टैक्स के जीएसटी अब स्टेट नहीं लगाता, वो रिवेन्यू एलोकेशन में अपने आप आती है। जो 4th ये स्टार्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। जी जी, वो अभी तक किसी स्टेट ने शुरू नहीं किया, पर कोई हिम्मत दिखाए तो शुरू कर सकता है। आज से 60 साल पहले क्या पोजीशन थी, जो लैंड ओनर था वही काश्तकार था, वही फार्मर था। आज हम फायदा पहुंचाने के लिए तो डेफिनेशन वही है, जो लैंड ओनर है हम उसको फार्मर मान के सारी फैसिलिटीज उसको देते हैं जी। लेकिन प्रैक्टिकली लैंड ओनर कोई है, काश्तकार कोई है। असली अब काश्तकार को हम फार्मर मानेंगे कि लैंड ओनर को फार्मर मानेंगे, ये आज के दिन में बर्निंग क्वेश्चन है जो स्टेट ने सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर का सब्जेक्ट नहीं है, स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है। लेकिन मेरे विचार से जो काश्तकार है उसको फार्मर मानना चाहिए, और जिसके पास लैंड ओनर है और वो अपनी ज़मीन किराए पे देता है, वो कोई फार्मर नहीं है। उसकी इनकम के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज टू बी टैक्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सिर्फ इसी तरीके से इनकम बढ़ाई जा सकती है, और कोई तरीका मुझे लगता नहीं है कि स्टेट के पास इनकम बढ़ाने का कोई चांस है। अब आइए खर्चा करने का जी। अब पिछले 5 साल से 7 साल से क्या चल रहा है कि लोन लेते हैं और खर्चा करते हैं, इनकम तो बढ़ती नहीं है। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि 14-15 में 16% जीएसटी का स्टेट डेट था, आज वो बढ़ के 27.8% हो गया। लोन बढ़ने की रफ्तार, लोन तो 3 गुना हो गया, लेकिन इनकम स्टेट की 2 गुना हुई है। आगे भी जब तक हम इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो यही होगा कि लोन बढ़ जाएगा और इनकम नहीं बढ़ेगी। अब लोगों का, अब हमारी हरियाणा की पोजीशन ले जाओ,
इसमें क्या है कि कम से कम 60% लोग तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल ठीक है। जब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है तो 30 लाख फैमिली आ गई, वो भी गरीब फैमिली है। उसके साथ मजदूर आ गए, तो 1,80,000 से कम जो इनकम है वो भी 10 लाख के करीब है। तो 40 लाख फैमिली, 50 लाख में से 40 लाख फैमिली गरीब है। लेकिन ये क्या, अब जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है कि स्टेट की पर कैपिटा इनकम है वो है 2,74,000। अगर 5 बंदे भी मानने हम, एक परिवार में 5 हैं, तो फैमिली इनकम आई 13,73,000। क्या हम कहीं मान सकते हैं कि हरियाणा में फैमिली की इनकम 14 लाख रुपए है? अगर 14 लाख रुपए है तो कोई गरीब ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला आप सुझा रहे हैं कि जो वाकई में किसान है उस तक वो पैसा और बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए जो सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को वाकई में इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लैंड ओनर होगा उसी को वो अल्टीमेटली फायदा मिल पाएगा। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही 40-50% लैंड ऐसी है जो किराए पे जाती है, तो जब तक तरीका तो सरकार ने सोचना है। प्रॉब्लम यह है कि जो असली फार्मर है वहां तक बेनिफिट नहीं जा रहा, बेनिफिट जाता है लैंड ओनर के पास। अब हमने एमएसपी बढ़ा दिया, मान लिया वीट का एमएसपी बढ़ा दिया, अगले दिन 50,000 से 52,000 रुपये रेंट बढ़ जाएगा, काश्तकार को तो कोई फायदा नहीं हुआ उसका। तो जो फायदा होता है वो प्रैक्टिकली लैंड ओनर को हो रहा है, मालिक को होता है, ठीक है, फार्मर को नहीं। बिल्कुल ठीक है, उसका तरीका सरकार ने देखना पड़ेगा। ठीक है। अत्रे जी, एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आरसी गोयल जी ने, अगर इस पर आप टिप्पणी करना चाहें। साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से तो सीधे कह दिया गया है कि बजट से कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि जो बीता कामकाज रहा है मनोहर सरकार का वो उनके हिसाब से बेहतर नहीं। देखिए राज भाई, मैं सभी सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि मुझे थोड़ा वक्त ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि 3 लोगों ने सवाल पूछे हैं तो तीनों का जवाब देना। आप दें। देखिए, पहले तो विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष की स्थिति पे तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है, बड़ा मशहूर शेर है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकार ने ऐलान किया है सच बोलो, घर में है झूठों की मंडी लगी और बाहर लिखा है सच बोलो। आप विपक्ष के हालात देखिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 दिन पहले एक बयान देते हैं कि हम बजट के ऊपर सरकार को घेरेंगे। भाई, अभी तो बजट पेश ही नहीं हुआ। घेरेंगे या नहीं घेरेंगे तो बजट पेश होने के बाद निर्णय कीजिएगा। बजट अच्छा नहीं हुआ तो आपका बात ठीक लगती है, और बजट अच्छा हुआ तब क्या करोगे? वही स्थिति लगभग आईएनएलडी की है। तो इससे पता लगता है कि विपक्ष की मानसिकता क्या है, केवल आलोचना के लिए आलोचना करना। उदाहरण देके बताता हूं। अभी आपके आईएनएलडी के मित्र कह रहे थे कि देखिए बजट के अंदर जो है किसी ना किसी चीज का भाव बढ़ जाएगा। ये वो सरकार है जिसने पिछले 3 बजट तो लगातार टैक्स रहित बजट पेश किए हैं, एक भी बजट में टैक्स नहीं लगाया। अभी जैसे यार शास्त्री जी बात कर रहे थे, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम की बात करें, चाहे हम दूसरी बात, इस सरकार ने 2021 के बाद लगातार 2 बार पेट्रोल डीजल से अपने हिस्से का टैक्स घटाया, केंद्र सरकार ने अलग घटाया। तो ये तो वो सरकार है कि प्रदेश की जनता को किस तरह से राहत मिले उस पे काम करती है। और उदाहरण देता हूं, अर्थशास्त्री जी जिस इनकम की बात कर रहे थे, और हमारे विपक्षी मित्रों के सवालों का जवाब दिया जाएगा। देखिए, इस प्रदेश के साथ हो क्या रहा था। प्रदेश की बहुत अच्छी भौगोलिक स्थिति होने के बावजूद, आम हरियाणवी का सामर्थ्य बहुत मजबूत होने के बावजूद लगातार आर्थिक रूप से प्रदेश का शोषण किया जा रहा था। एक मित्र की सरकार थी तो मात्र 2300 करोड़ रुपए का बजट, दूसरे मित्र की सरकार थी तो मात्र 37,500 करोड़ का बजट, और वर्तमान पिछला बजट कितने का था? 1,77,000 करोड़ रुपए का। ये कैसे बढ़ा? स्वाभाविक है, आपका बजट बढ़ा है तो आपका जीएसडीपी भी बढ़ा है, जीएसडीपी बढ़ा है तो आपकी इनकम भी बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम का जिक्र हो रहा था, 1,27,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थी। ये सरकार पिछले 8.5 साल में उसको 2,74,000 रुपए ले गई है। जीएसडीपी 4.25 लाख करोड़ था मात्र, ये सरकार 9,90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसडीपी ले गई है। अब सुनिए हुआ क्या। जो मित्र यहां आलोचना कर रहे थे, ये वो लोग हैं जब ये सत्ता में थे, इनके आर्थिक शोषण की वजह से किसान परेशान था। मात्र 6,000 रुपए मुआवजा किसान को मिलता था। ये सरकार है जिसने अपनी इनकम बढ़ाई, 15,000 रुपए प्रति एकड़ किसान का मुआवजा किया, किसान की जो खेती को जोखिम फ्री किया, 14 फसलों को एमएसपी पे खरीदना शुरू किया। जो लोग आलोचना कर रहे हैं अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हुड्डा साहब ने अपने आखिरी साल के अंदर मात्र 34 लाख मीट्रिक टन जो है गेहूं की खरीद की थी। इस सरकार ने पिछली बार 74 लाख मीट्रिक टन, कितनी इतनी ज्यादा खरीद हो गई। हमने सरसों एमएसपी पे खरीदा, बाजरा एमएसपी पे खरीदा, सूरजमुखी एमएसपी पे खरीदा, कपास हम खरीद रहे हैं। तो क्या वजह थी कि पहले की सरकारें नहीं खरीद रही थी? कभी खरीदा हो तो बताएं। ठीक है। तो इससे पता लगता है कि वर्तमान सरकार ने अपने आर्थिक प्रबंधन को इस स्तर तक बेहतर किया कि प्रदेश की आमदन बढ़ी और उस आमदन का फायदा आम हरियाणवी तक पहुंचाया अपनी योजनाओं के जरिए।
और एक और चीज मैं उदाहरण देता हूं, अभी एक बात और कही थी राज भाई, 2 मिनट रुक जाइए बस। इन्होंने कहा कि देखिए इस सरकार ने ना तो युवाओं के लिए कुछ किया ना रोजगार के लिए। ये आलोचना वो लोग कर रहे हैं जो 10 साल ठीक है, मैं वापस आता हूं मात्र 56,000 नौकरी, ठीक है, ये इस पॉइंट सरकार ले ने लें। 1 लाख से ज्यादा नौकरी, ठीक है, 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को ठीक है। प्राइवेट उद्योग में समायोजित किया, सर, बहुत 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले उद्योग हरियाणा प्रदेश में आए, ठीक है, 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया। ठीक है, ऐसे पॉइंट सरकार की आलोचना कर रहे हैं। पहले ढींगरा जी के पास चलते हैं। बहुत बहुत शांति से उन्होंने आपको सुना है, अब आप भी उनको सुनिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स आपने कहे उस पर वो लाजमी तौर पर अपना तर्क रखेंगे। तो ढींगरा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपको भी बाकायदा वक्त दूंगा, और लाजमी है कि प्रवीण अत्री जी से सभी प्रवक्ता भी, मैं भी सवाल करूंगा, तो फिर उनको वक्त भी थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, उस पर सवाल मत उठाइएगा। सवाल आपसे ये कि हर चीज को लेकर ये बता रहे हैं, वो आप पर कैपिटा इनकम की बात कर लें, आप रोजगार की बात कर लें, उस पर अपने तर्क बीजेपी के हैं। लाजमी तौर पर बहुत सी चीजें उन्होंने गिनाई है, उस पर आप जवाब देना चाह रहे होंगे, पूरा करें। देखिए, जिस समय हमारी सरकार 2005 में आई थी तो कुल 2300 करोड़ बजट था हरियाणा का, और जब हमारी सरकार गई थी 2014 के अंदर, तो 9.5 साल के अंदर उसकी बजट की जो लास्ट अमाउंट थी वो 38,000 करोड़ थी। उसको 14 गुना मापा गया, 14 गुना 2300 करोड़ से 38,000 करोड़, 14 गुना तक बजट। अब कितना हुआ? 1,70,000 से ज्यादा। अब एक मिनट, अब जो बजट 1,70,000 करोड़ से ज्यादा हो गया केवल 4 गुना बढ़ा, इंटू 4 हुआ। उस समय 14 गुना हुआ 9.5 साल के अंदर, अब 8.5 साल के अंदर सिर्फ 4 गुना बढ़ा, 14 गुना नहीं बढ़ा। अगर 14 गुना बढ़ता, 1,70,000 करोड़ की फिगर को एक बार बोलो, केवल मुंह सा भर जाएगा 1,70,000 करोड़ बोलते बोलते। ठीक है, पूरा करने देते हैं, पूरा करने देते हैं। सुना है इन्होंने, बहुत अच्छे से सुना है। ठीक है ढींगरा जी, पूरा करें। अब इन्होंने 4 गुना सिर्फ बजट इंक्रीज किया और उसकी वाहवाही लूटने की बात कर रहे हैं। आप देखिए ना, प्रदेश कितनी बार लूटा। प्रदेश में पहले जिस समय आते ही 2014 के बाद आते ही जातियों के बीच में प्रदेश को भटकाया, और यहाँ पे एक जाट आरक्षण जितना बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, जिसके अंदर 30 आदमी गोली का शिकार हुए और छाती और माथे पे गोलियां चलाई पुलिस ने। उस समय ये जानबूझ के ये शरारत कर रहे थे। इनका एक एमपी था जो जानबूझ के भड़का रहा था सारे प्रदेश के लोगों को, और उसके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई। आप ये देखिए किस तरह से। फिर उसके बाद एक रामपाल मामला हुआ, उसके बीच में कितनी गोलियां चली, और उसके बीच में लोगों के छाती और माथे पे गोलियां चलाई। पत्रकार भी जख्मी हुए, उनकी भी कुटाई हुई, उनके बीच में भी उनको भी जख्मी। ठीक है सर, फिगर्स बजट। उसके बाद राम रहीम की बात, मैं फिगरों की बात पे आऊंगा, बजट के ऊपर तो बात ही नहीं करेंगे। 8 साल के टाइम के अंदर बहुत बुरी हालात प्रदेश की थी, और उसके बाद राम बजट पे डिबेट है ढींगरा जी, कोई फिगर पता हो तो बता दो एक। देखिए सुनिए, उसके बाद अभी जो मैंने आपको बताया कि 14 गुना बजट था, इन्होंने 4 गुना बढ़ाया। बजट पे तो चर्चा ही नहीं करेंगे। उसके बाद सुनिए, इन्होंने पता है, इन्होंने खूब लूटा इस प्रदेश को। जिस तरह से सुनिए, जो मात्र अभी चुनाव हुए थे जिला परिषद के, बजट पे तो बात कर लो यार। 411 सीट थी वहां पे, 411 सीट, उसके अंदर मात्र 20 सीट जीतने का काम किया, 20, मात्र 20, 87। अरे ढींगरा जी, आर्थिक सेहत की बात कर लो इस प्रदेश की, जिसका लाभ जनता को सीधा होता है। सुनिए, क्यों कहानियां पढ़ रहे हो? देखिए बीच में बोलेंगे तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। राजी, आप इनको रोके। ये जो मात्र 20 सीटें, तो फिर बजट के ऊपर बात कर लो यार। ठीक है ढींगरा जी, आप पूरा करें, मेरे पास और मेहमान भी। ठीक है अत्री, सुन लेते। लोगों ने तो नकार दिया, चाहे वो घोषणा पत्र का मामला हो, चाहे वो उसका मामला हो। कितने सारा घोषणा पत्र आप देख लीजिए, कोई भी वायदा पूरा नहीं किया। आप लोग सरकार बनाई, आप लोगों ने जो वायदे किए, 5,000 पेंशन देने का वायदा किया, क्या पूरा हो गया? नहीं हुआ। इसी तरह से आप सारा घोषणा पत्र पढ़िए और उसमें एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। जब आप वायदा ही पूरा ही नहीं करते तो आप दूसरी बार किस मुंह से जाएंगे लोगों के बीच? और अभी थोड़े दिन पहले अमित शाह जी ने गोहाना के अंदर रैली करने की बात करी। वहां पे ये लोग गए, सारी कुर्सियां खाली। अमित शाह ने अपना मुंह छुपाने के लिए रैली में जाना नापसंद कर दिया, और वहां से सीधा टेलीफोन पे इतनी बात कर दी कि मैं आना चाह रहा था, मैं सोचना चाह रहा था। आगे कुर्सियां खाली, कुर्सियां खाली को अगर बंदा अपनी बात कहना चाहता है तो फिर किस तरह से काम होगा? अभी ऐसे हालात है प्रदेश के अंदर, किसानों के ऊपर खाद पे भी टैक्स। चलिए ठीक है। ओंकार जी हमारे साथ है। ओंकार जी आपसे मेरे 2 सवाल। पहला तो यही कि क्या आपको भी लगता है कि जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती हुई नजर आती है उसे नकार देना बेहतर है,
या फिर आपको लगता है कि जो बजट आने वाला है पहले ही ये डिक्लेयर कर देना कि वो बजट तो जनहितैषी नहीं होगा, वो बजट ठीक नहीं होगा? तो ये तो एक एक पैटर्न अगर चल रहा है तो उस पैटर्न को किसी को तो तोड़ना है। तो कम से कम वो इंतजार तो कर लें कि बजट आएगा, फिर उस बजट के ऊपर टिप्पणी की जाए, पहले ही नकार देना। बढ़िया बात। जनता ने देख ली, कोई नया तो नहीं परखने लगे, ये 9वां बजट है इनका। तो जितना 8 बजट में इन्होंने फायदा पहुंचाया, आज की डिबेट सिर्फ बजट पर ही होनी चाहिए। जितना 8 वर्ष में फायदा पहुंचाया वही तो 9वें वर्ष में पहुंचाएंगे। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बीजेपी के नेता हो, प्रवक्ता हो, मंत्री हो, संतरी हो, इनको शेरो शायरी बहुत आती है। शेरो शायरी से जनता का पेट नहीं भरता। आखिरी मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर, वो भी शेरो शायरी बहुत करता था, कहां गया? यही हाल इनका होने वाला है। आप बजट की बात कीजिए, शेरो शायरी में क्या रखा है? और दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारे में कहावत है, पंचादा कहना सिर मथे पतनाला होते। आप देख लेना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, पंचादा कहना सिर मथे पतनाला होते ही निकलना पतनाला। आप बजट की बात करते हो, मैं कहता हूं बजट में आप अगर देना चाहते हो, किसान पिछले 3.5 साल से सड़कों पे है, देख लेना कृषि के क्षेत्र में क्या अलॉटमेंट करेंगे, किसान के लिए कोई विशेष योजना ले आओ। ये कहते थे 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे, कर दीजिए ऐसा प्रावधान। एक शास्त्री अर्थशास्त्री भाई हमारे, मेरे को भी पता क्या अर्थशास्त्र, ये तो कह रहे थे किसान के ऊपर भी टैक्स लगाने का सोच लो। एक नया रास्ता दिखा रहे हैं बीजेपी को मेरे अर्थशास्त्री भाई। वो कह रहे थे जो जमीन होल्डर है, मतलब जो किसान अरे सर आप प्रवक्ताओं तक ही रहिए, आप प्रवक्ताओं तक ही रहिए सर। सुनिए सर डिबेट का ये तरीका नहीं कि कोई वो अपना ओपिनियन बता रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं, वो उन्होंने पढ़ी है चीजें, उन्होंने कैलकुलेट किया है। हम भी अनपढ़ नहीं है, हम भी अनपढ़ नहीं है। वो एक रास्ता सुझा रहे हैं और वो इस सरकार की नहीं, कोई भी सरकार अगर बड़ा दिखा पाए उसे इम्प्लीमेंट कर ले। की जमीन पे टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, जहां जमीन पे टैक्स लगाने की बात होगी किसान की, हम तो बोलेंगे, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे कोई अर्थशास्त्री हो। सर आपने अगर बात सुनी होती, जमीन पे अगर आपने, ओंकार जी मैं आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे मेहमान है। अगर आपके लिए भी कोई ऐसी बात करेगा तो मैं आपके लिए भी कहूंगा। इन्होंने जो बात कही थी मैं उसे रिपीट कर देता हूं। इन्होंने कहा था कि जिसके नाम पर जमीन है वो उसे सब लेट कर देता है आगे, वो किसी और को दे देता है। जो असली किसान होता है उस तक बेनिफिट नहीं पहुंचता, उस तक बेनिफिट पहुंचना चाहिए। कुछ गलत कहा इन्होंने। जो लोग बहुत जमीन जिनके पास, जो फॉरेन में बैठे होते हैं और यहाँ पर किसानों से वो पैसा ले लेते हैं, क्या वो एक सही पैटर्न है? चलिए राज जी छोड़िए आप इस बात को। अगर ये किसान का भला करना चाहते हैं तो ले आए कोई ऐसी योजना। 2022 तक आय दुगनी करनी थी, 2022 तो गया, अब 2023 में कर दो। आय तो दुगनी नहीं हुई, इनपुट दुगनी हो चुकी है। चाहे बीज है, चाहे खाद है, चाहे इक्विपमेंट का खर्च है, चाहे बिजली है, चाहे डीजल है, इसका रेट 2014 से लेकर अब देख लीजिए डबल हो चुका है। दूसरा, इन्होंने कहा था 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में जल नल और प्रत्येक नल में जल होगा। आप बता दीजिए कहां है प्रत्येक व्यक्ति को घर? 10 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए। और बीपीएल परिवार कितने, मेरे अर्थशास्त्री भाई बता रहे थे। चलिए ठीक है, इस पर भी अत्री जी जरूर जवाब देंगे। पीएम आवास योजना का जिक्र लगातार होता है, उस पर वो कहें तो बेहतर है। हालांकि मैं काउंटर कर सकता हूं जो भी जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए बीजेपी है वो अपना काम करेगी, उनके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। मैं आरसी गोयल जी आपके पास आ रहा हूं। अब मैं समझना चाह रहा हूं स्थिति को। जो पिछला बजट था वो 1,77,000 करोड़ का था, जो उससे पिछला बजट था वो 1,53,000 करोड़ का बजट था। 15-20,000 करोड़ आई साल बढ़ जाते हैं जी। तो हम क्या उम्मीद करें हम इस बार की 200 करोड़ को हम छूने वाले हैं इस बार? बिल्कुल 1,90 से ऊपर आएगा। ठीक है, 1,90 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है। और हमारा जो लोन है वो 20,000 करोड़ बढ़ के 3,20,000 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टेट के पास इनकम बढ़ाने का कोई जरिया नहीं है। लोन लेते हैं और अपनी स्कीम करते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने ये इनके 2,74,000 की ही मैंने पर कैपिटा इनकम कही है, यही अतरे साहब मान रहे हैं। और उससे फैमिली इनकम आती है 14 लाख करोड़ के, 14.25 लाख। ठीक है। 40 लाख फैमिली हमारी ऐसी है जिसकी इनकम 2,75,000 से कम है।
फिर एवरेज इनकम पर फैमिली 14.25 लाख की कैसे हो सकती है? तो इसका सीधा सा इलाज है पता करने के लिए कि ये मिसमैच क्यों होता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज पर कैपिटा इनकम निकालिए, पता लग जाएगा कि गलती कहाँ है, या एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की ही इनकम 20-30 हज़ार ठीक है सर, ठीक है, इस पॉइंट से आगे निकलते हैं सर। और हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए, क्योंकि ये फिगर्स और आंकड़ों का खेल समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं कि आप लोगों को समझा पाएं कि जब बजट आता है तो उस बजट में कैसे एलोकेशंस रहती है, सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि बच्चों पर, युवाओं पर, स्कूलों पर, इन पर कितना खर्चा किया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि इंडस्ट्रीज़ अगर आपके पास आती हैं तो फिर सरकार का भी कहीं ना कहीं जो बजट है वो बढ़ सकता है। इंडस्ट्रीज को लाना, एमओयूज जो साइन होते हैं वो क्यों होते हैं, वो जरा समझा दीजिए। देखिए, स्टेट इनकम के आजकल 3 कैटेगराइजेशन है, एक सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है और सर्विस सेक्टर से इनकम बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट का पोर्शन कम होता है, इनकम का पोर्शन ज़्यादा होता है। ठीक है। अब हमारी पोजीशन में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अब सरकार कहती है कि हम इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा देते हैं, छोटी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देते हैं, लघु उद्योगों को। अब एमएसएमई में 21-22 में 4 लाख लोग एम्प्लॉयड थे। ठीक है। और 22-23 में ये घट के, ये इनका ही आंकड़ा है, गवर्नमेंट का मेरा आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट का है, 2,68,935 है। अब 1,34,000 जॉबलेस तो एक साल में ही हो गए। इसका मतलब इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा रही। उसको कोई सिस्टम बदलना पड़ेगा। मैं इनके ग्रोथ रेट को चैलेंज नहीं कर रहा कि 6% है, 10% होगा एवरेज का, लेकिन उसका कम से कम गरीब आदमी को फायदा होना चाहिए। वो तो जॉबलेस हो रहे हैं, क्योंकि जो मजदूर आदमी छोटी इंडस्ट्री में काम करता है वो मजदूर है, अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करें। ठीक है सर, मैं इसमें एक चीज़ समझ लेता हूं आपसे, फिर आप अपना पूरा कीजिएगा जो पॉइंट आप समझा रहे हैं। कि हम लगातार बात करते हैं कि रोजगार मिला नहीं मिला, रोजगार के फिगर्स कई एजेंसीज की तरफ से हरियाणा को लेकर आए, उसे डायरेक्ट सरकार की तरफ से चैलेंज किया गया कि ऐसा नहीं है, और वो बहुत उनमें ऊपर नीचे हम देखते हैं कि रहती है चीज़ें, उसे ज़रूर समझा दें। और साथ ही साथ कि जो रोजगार है उसे हम कैसे इंक्लूड करें अपने आंकड़ों में, कि जो प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं या फिर जो खुद का छोटे व्यापार कर रहे हैं वो कितने रोजगार में गए, वो अगर आंकड़ा हो आपके पास। देखो, सर्विस रोजगार होता है, एम्प्लॉयमेंट वो किसी भी तरीके का, वो किसी भी अपने आप का भी है, खुद एम्प्लॉयमेंट भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और नौकरी करना भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब सेमी की रिपोर्ट को जनरली चैलेंज किया जाता है कि वो 28% है, 30% है। अब सेमी क्या करती है, 15 साल के बच्चे को अनएम्प्लॉयड मानती है। ठीक है। प्रैक्टिकल है, जहां पर एजुकेशन कम है वहाँ 15 साल का बच्चा नौकरी करता है। अब हमारे यहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड बाकी स्टेट से ज़्यादा है, तो 15 से 21 साल के बच्चे जनरली कॉलेज तक पढ़ाई करते हैं। ठीक है। अब उसको अनएम्प्लॉयड मानेंगे तो ये 28% आ जाएगी, उनको अगर पढ़ते हुए बच्चे मानेंगे तो वो 8-10% आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट, यही अंतर है, ये बहुत वैलिड पॉइंट है। और अत्रे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ कि शायद यही वो फर्क है जो 8 से 28 चला जाता है, जिस पर सरकार नाराज होती है, विपक्ष खुश होता है। तो इस पर भी जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर लगातार बातचीत होती है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि इंडस्ट्रीज आपके पास कैसे आए, आप उन्हें उतना अच्छा एटमॉस्फेयर दे पाएं कि वो आपके पास टिक जाए, वो जो एमओयू साइन होते हैं वो प्रैक्टिकली धरातल पर उतरे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राज भाई, मैं पहले तो चाहूंगा जो सवाल आपने किए हैं उनका जवाब दूं, क्योंकि मेरे विपक्षी मित्र तो विधवा विलाप कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिना तथ्य के, बिना तर्क के केवल आलोचना, उसका कोई आधार नहीं। चलिए जवाब। देखिए, पहली चीज, 18 से लेके 60 साल तक का जो वर्ग है वो रोजगार योग्य माना जाता है। 18 से लेके 60 साल तक का जो हरियाणवी है उसको, अगर उसका जो सर्वे या उसका जो आंकड़ा, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, चाहे एनएसओ की बात करें, चाहे स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे नीति आयोग की बात करें, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 6 से 8% के बीच के अंदर बेरोजगारी निकलती है, लगभग 6.7% के करीब है, जो 18 से 60, जिसको हम रोजगार योग्य मानते हैं। दूसरी बात, एक आंकड़ा दुरुस्त करूंगा, यह कहा गया कि एमएसएमई के अंदर 4 लाख लोगों को रोजगार नहीं, हरियाणा प्रदेश में 5,70,000 एमएसएमई और 12.5 लाख युवा, जो मैं पहले भी कह रहा था, प्राइवेट उद्योग के अंदर नौकरी में। 1 लाख सरकारी जो नौकरियां दी हैं वो अलग है, और जो 60,000 पाइपलाइन में है, जिनकी एडवर्टीजमेंट कुछ की हो गई है, कुछ की हो रही है, वो अलग से फिगर आ जाएगी।
दूसरी उसे चीज, जब हम आप पर इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे ना, उसमें मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां जो दे चुके हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। 12.5 लाख जो प्राइवेट उद्योग में समाहित हो गए हैं मैं उनकी अलग बात कर रहा हूं। अब आपने कहा कि उद्योग कैसे आकर्षित होंगे। देखिए, उद्योग आकर्षित कैसा होता है, जब आप एक ऐसा वातावरण दो कि कोई भी भारी व्यक्ति आके निवेश करके उद्योग लगा सके। उदाहरण के तौर पे हरियाणा के अंदर मैंने जो पहले भी कहा 1,60,000 से ज्यादा छोटे बड़े मझोले जितने उद्योग है, मैं सबकी बात कर रहा हूं, वो हरियाणा प्रदेश में लगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश उद्योगों के अंदर हुआ, जो भारी व्यक्ति ने आके किया इस सरकार के कार्यकाल के अंदर। अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो उसका बड़ा सीधा सा कारण यह भी है, देखिए पर कैपिटा इनकम क्या है, टोटल इनकम ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। ये हम सब जानते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम दुगने से ज्यादा हो जाती है, हमारी जीएसडीपी दुगने से ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि हमारे यहाँ आर्थिक क्षेत्र के अंदर बहुत बेहतर काम हुआ है। एक उदाहरण, अभी जैसे बजट का चर्चा कर रहे थे, विपक्षी मित्र कह रहे थे कि जी हमने तो इतना गुना कर दिया, उतने गुना कर दिया। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होता है। 1966 से लेके 2014 तक पंजाब का बजट हमसे ज्यादा था। 2014 में जिस बजट का कांग्रेसी मित्र जिक्र कर रहे थे, हरियाणा की सरकार पेश कर रही थी 37,500 करोड़ का बजट, पंजाब सरकार पेश कर रही थी 50,000 करोड़ का बजट, हमसे बड़ा। लेकिन पिछले बजट की अगर बात करते हैं, हमने पेश किया 1,77,000 करोड़ से ज्यादा का, और पंजाब सरकार का था 1,50,000 करोड़। मतलब हरियाणा का बजट का साइज पंजाब से बढ़ गया। वो कैसे बढ़ा? हालांकि पंजाब हमसे भी बड़ा है, ठीक है, लेकिन वो बढ़ने का कारण था हरियाणा सरकार का बेहतर आर्थिक प्रबंधन। अब देखिए कोई बात करता हूं, जो विपक्षी मित्र कह रहे थे, देखिए अब यहाँ किसान की चिंता ऐसे की जाती है। अभी हमारे विपक्षी मित्र जो एक चिंता प्रकट कर रहे थे कि किसानों के हक में बजट होना चाहिए, और ये वो लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं जिन्होंने सत्ता में रहते कभी किसान की चिंता नहीं। ठीक है, तो मैं यही सवाल कर देता हूं ढींगरा जी, आपके पास आ रहा हूं। 3 चीजें, पहली इंडस्ट्रीज, दूसरे युवा यानी जो बेरोजगारी को लेकर बात होती है, और तीसरा मसला जो लगातार चर्चाओं में रहता है, इंडस्ट्रीज, युवा और साथ ही साथ एग्रीकल्चर यानी किसान। इन 3 चीजों पर अगर आप कहना चाहें। देखिए, किसानों की आय दुगनी करने का दम मोदी जी ने भरा था 2014 के अंदर। उसके बाद मुकर गए। मुकरने के बाद कहा कि 2022 में कर देंगे, 2022 में फिर मुकर गए। फिर उसके बाद 3 काले कानून लेकर आए कि उनकी जमीनों को कैसे हथियाया जाए। फिर जमीनों के ऊपर कब्जा करने की जो कोशिश करी, उससे उस अडानी को पानीपत के नौलथा के अंदर जमीन दी गई कि आप यहाँ पे सारी जो है जितनी चीजें हैं यहाँ पे कब्जा करो, और 100 एकड़ के बीच में आपको CLU भी सरकार ने दिया कि आप लोग सारे जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, कनक है, जीरी है, सिस्टम है, जितनी भी सारी कांग्रेस का समझौता है, सारे का कब्जा बंद कर लो। ढींगरा जी आपको काउंटर कर रहे हैं अडानी के लिए, अरे आपको काउंटर कर रहे हैं अडानी के लिए। ढींगरा जी सुन लीजिए, आपने जो गौतम अडानी का नाम लिया, जो वेयर हाउस पानीपत में, वो समझौता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, उनकी सरकार ने 2007 में किया था अडानी ग्रुप के साथ। अरे वो समझौता तो अडानी ग्रुप के साथ 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने किया था भाई। फिर मैं बोलता हूं कि आप झूठ बोलते हो तो आपको तकलीफ होती है भाई। आप एक बात सुनिए, आप झूठ कैसे बोल रहे हो? 2007 में मनमोहन सिंह सरकार ने गौतम अडानी के साथ एक समझौता किया, जिसके अंदर गौतम अडानी को वेयर हाउसिंग पे 12% एश्योर्ड लाभ का वायदा किया। ठीक है, आपका पॉइंट ले लिया गया। ढींगरा जी आप पूरा करें, ठीक है, अपनी बात पूरा करें। आपने 100 के 750 किसान की शहादत होगी, उसके बाद माफी मांग ली आपने, सुन लिया मैंने। उसके बाद शिक्षा के ऊपर 14,000 स्कूल है सरकारी स्कूल हरियाणा के अंदर, जिसमें से 5,000 स्कूल बंद कर दिए। और आज की डेट में 5,000 स्कूल बंद करना मींस आप कितने शिक्षकों को वंचित कर रहे हो, टीचरों की वो कम कर रहे हो। उसके बाद आपको युवा बेरोजगारों की बात आएगी। कितना झूठ बोलोगे भाई, स्कूलों को बंद करोगे, भगवान भी हंस रहा होगा आपको झूठों पे। और कितना झूठ बोल रहे हो भाई। आपने साल की सेम बिल्डिंग में 3 स्कूल चला रखे थे एक ही स्थान पे, वहीं पे प्राइमरी, वहीं पे मिडिल, वहीं पे हायर सेकेंडरी। हमने उनको समायोजित करके कर दिया, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सदुपयोग हो, और वो आप ही का किया फ्रॉड था हरियाणा के लोगों उसका। आप उसके ऊपर आप झूठ बोल रहे हैं कि हमने स्कूल बंद कर दिए। हम तो खुद कह रहे हैं हमने समायोजित, वो भी पाप आप ही का किया हुआ था। जो आपने शिक्षा का बंटाधार किया, चलिए बोल रहे हो लगातार। जो ठीक है ढींगरा जी, दो चीजों को लेकर इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये गलत आप आंकड़े पेश कर रहे हैं, उसे हम क्रॉस चेक भी जरूर करेंगे ताकि दोनों चीजें स्थितियां स्पष्ट हो। पूरा कर लें आप जवाब। ये सबको गलत बोलते हैं, ये सबको गलत बोलते हैं। ये तो रिकॉर्ड की चीज है। आप दोनों ने अपनी बातें बोली, आप अपना पूरा कीजिए, मैं ओमकार जी के पास जाना चाह रहा हूं। इनका सिस्टम खुद का गलत है, दूसरों को गलत ही बताते हैं।
लेकिन अभी जो युवा बेरोजगार है वो 37.4% है। झूठ बोलोगे 37%। ये भी जो CMI की रिपोर्ट है, योगी जी जो है उसी CMI रिपोर्ट को सही बताते हैं। ये हरियाणा वाले प्रवक्ता आके उसको गलत बताते हैं। तो मुझे लगता है बीजेपी अपने आप पहले सलाह कर ले योगी जी से, खट्टर साहब और योगी जी की आपस में बहुत बनती है, सलाह कर ले योगी जी आपको CMI की बोलते कौन सी हैं रिपोर्ट CMI के सही बारे है, में। उनकी तरफ से सही है, इनकी तरफ से गलत है। दूसरे एक और सुनिए, इंडस्ट्री के ऊपर आई है, जो हमने IMT लगाई थी, HSIDC लगाई थी, वो सिस्टम लगाए थे, वही है आज भी। कोई विस्तार नहीं किया, कोई उसके अंदर कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी ना। वो जो पहले वाली हमारी जो इंडस्ट्री ऑलरेडी लगी थी उसी में कोई यूनिट एक आधा बढ़ गया होगा, और कुछ नहीं किया। आप और सुनिए, MSME में गोयल साहब ने भी बता दिया कितने एम्प्लॉय कम हुए हैं। वो क्यों कम हुए हैं? क्योंकि आपने फैक्ट्रियां बंद करने का काम किया है, उनकी बिजली का रेट बढ़ाने का काम किया है, उनको पानी ना मुहैया देने का काम किया है। तो वो उनकी तो हालत खराब होगी ना। तो कर्मचारी जो है, जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कर्मचारी बाहर हो जाएंगे। इसीलिए MSME जो है वो कम होते जा रहे हैं। आपकी जो करनी और कथनी में बहुत फर्क है, नीयत में बहुत फर्क है, इसीलिए ये सारी चीज हो रही है। आपको ये समझना पड़ेगा कि साढ़े 8 साल के अंदर आपकी तो ना करनी है ना काम कथनी किया है प्रभु। बीजेपी। चलिए, जब तो सत्ता में थे कुछ किया नहीं है, ओंकार जी भी लगातार झूठ बोल रहे हो। बीजेपी लगातार जवाब दे रही है और कांग्रेस लगातार उन्हें घेर रही है। आपसे सवाल ये है कि किसानों को लेकर जो चिंता आपने जाहिर की, उसे लेकर सत्ता पक्ष ये कहता है कि सबसे खराब हालत अगर किसानों की थी तो वो आपकी सरकार के दौरान थी। क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? इस पर भी काउंटर दे दें। देखिए, हमारे टाइम पे सारे प्रवक्ता साथी अपने अपने समय में बोले, क्योंकि देखिए देश और प्रदेश की जनता भी देखती है। एक दूसरे के बीच में बोलना ये अच्छा सा नहीं लगता। अपने अपनी बारी का इंतजार कीजिए, नोट कर लीजिए, तब बोलिए। अब मैं बताना चाहता हूँ किसान की बात। ये क्या जवाब पूरा करें। जी। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है। ये सरकार जो है ना, किसानों के बारे में अगर कुछ जानती होती तो 13 महीने किसान सड़कों पर ना बैठता। गन्ना किसान अभी आंदोलन में थे, 10 रुपए का रेट बढ़ाया। इनको किसानों का दर्द क्या पता? इनको तो गांव में घुसने नहीं दिया जाता। इनकी सहयोगी पार्टी का मंत्री बबली वो कहता था गांव में जाने के लिए हमारे को लोहे के अंडरवियर चाहिए, क्योंकि किसान डंडे लेके खड़े हैं। इनको तो किसान घुसने नहीं देना चाहता। आज मैं बजट की बात करना चाहता हूँ। देखिए, बजट में हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले, हमारे रोजगार मिले, लेकिन रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, इसका एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये सबसे राय ले रहे हैं तो मैं भी एक हरियाणा का नागरिक हूँ, मेरी भी राय ले लीजिए। जी बोले। देखिए, हरियाणा के 7 लगते प्रदेशों में, अंबाला के, यमुनानगर के, पंचकुला के, ये उद्योग शिफ्ट होकर बहुत से उद्योग बद्दी, नालागढ़, कालाअंब यहाँ चले गए। यहाँ से उद्योगों को वापस लाने का प्लान कीजिए। वो हरियाणा निवासी हैं। वहां क्यों चले गए? वहां उद्योग इसलिए चले गए क्योंकि वहां जमीन सस्ती मिली, सब्सिडी में मिली, वहां बिजली 1.5 रुपया यूनिट मिली, इनकम टैक्स माफ हुआ। वहां पे 10 साल के लिए GST सेल टैक्स था, उस टाइम सेल टैक्स माफ हुआ। ये वहां पे फायदा मिला जनता को। यहां से उद्योगपति वहां चले गए। हरियाणा क्यों नहीं है फैसिलिटी दे सकता? जब प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव के समय बिहार में जाते हैं और वहां की जनता से पूछते हैं तुम्हें कितना पैकेज चाहिए, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 80 करोड़, 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़। अरे भाई, बिहार को दे सकते हो। सर जो आम बजट आया उसमें भी एक स्पेसिफिक सेक्शन रखा गया है जहां पर किसानों को कर्जा देने के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन बनाया गया है जो पहले नहीं था। उम्मीद करेंगे कि उससे किसानों को कुछ फायदा हो पाए। प्रैक्टिकली कितना हो पाएगा आने वाला वक्त बताएगा। गोयल साहब, मैं आपसे अब समझना चाह रहा हूं कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए क्या हरियाणा एक सुदृढ़ प्रदेश बन पाया है? बीते अगर आप 8.5 साल में देखेंगे तो कैसे स्थितियां बदली है, उस पर जरूर बताएं। और एजुकेशन सेक्टर पर भी मैं चाह रहा हूं आपसे। देखिए, पहले इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए। इन्वेस्टमेंट का अपनी गवर्नमेंट का डाटा है कि 2021 में सिर्फ 1637 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई जी। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट के जो दावे हैं वो प्रैक्टिकल 22-23 का डाटा मेरे पास नहीं है, ये छापेंगे तब आ जाएगा। 21 में 1637 करोड़ रुपए आए। तो इन्वेस्टमेंट हरियाणा में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब अनएम्प्लॉयमेंट पे ले लीजिए, मैं एक कंपैरिजन करता हूँ। सेमी की रिपोर्ट कहती है कि हरियाणा में अनएम्प्लॉय रेट 30.8% है, जबकि इंडिया लेवल पे 20% है।
एनएसओ की रिपोर्ट कहती है 2021 की कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10.3% है और इंडिया लेवल पे 9.3% है। इसके बाद अपने स्टेट गवर्नमेंट की फिगर है कि 8,87,000 अनएम्प्लॉयड पर्सन दे वर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। फिर आरबीआई की रिपोर्ट है अनएम्प्लॉयमेंट इन हरियाणा 9.5% 18-19 में है, और ये जो है फिर यानी तीनों जो आंकड़े हैं डिफरेंट हैं, लेकिन एक बात पे एग्री करते हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंडिया लेवल से ज़्यादा है। तो इसका मतलब कहीं न कहीं हमारे जो इकोनॉमी है वो एम्प्लॉयमेंट देने में कमी रही है, उसमें कहीं के सुधार करना चाहिए। ठीक है सर, एजुकेशन पे आ जाते हैं। हाँ, अब एजुकेशन क्योंकि हरियाणा में एजुकेशन को लेकर बहुत बातें मैं होती हैं। बिल्कुल वो कितना बजट रहता है इस बार, उस बजट को अगर बढ़ाया जाता है तो किन एरियाज में उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए 2020-21 में एजुकेशन पे खर्च किए 15,151 करोड़ रुपए। 21-22 में खर्च किए गए 17,260 करोड़ रुपए। 22-23 में जो इनका प्रोजेक्ट था वो है 20,445 करोड़ रुपए, और ये बनता है लगभग 2% जीडीपी का। ठीक है। अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने बनाई है उसके हिसाब से 6% जीडीपी का खर्चा होना चाहिए, और वो लिमिट आनी चाहिए 25 तक। ठीक है। अब 23 तक जब 2% खर्च कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता 25 तक ये 6% खर्च कर पाएंगे। तो जितना रिक्वायर्ड है, जितना टारगेट है इस सरकार का, वो टारगेट मैच नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह नहीं कर पाएंगे। 2% से 6% नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अत्रे जी लास्ट देखिए, मैं बिल्कुल थोड़ा करेक्ट कर देता अत्रे जी और गोयल साहब को पास करेक्ट कर देता हूं। गोयल साहब ने ये कहा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो देश से ज्यादा है 8.1%, और ये मैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का हवाला देके बात कर रहा हूं। पिछले साल देश में 8.1% था, इस साल घट के 7.8% रह गया। हरियाणा में मैं पहले बता चुका हूं 6.7%। हरियाणा का कम है देश के मुकाबले, एक बार डाटा चेक करें। दूसरा, इन्होंने कहा कि निवेश 1631 2021 का इन्होंने जिक्र किया। खरखोदा के अंदर जो मारुति प्लांट लग रहा है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश तो वही है। फ्लिपकार्ट ने जो एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस जो बनाया है उस 7500 करोड़ रुपए का तो वही है। तो एक बार डाटा का सोर्स चेक करें कि डाटा आया कहां से। मैं तो आपको तथ्यात्मक दे रहा हूं। अब देखिए दूसरी बात सुनिए गोयल साहब, अब मैं बताता हूं। अब मैं बात करता हूं विपक्षी मित्रों की। देखिए एक मित्र ने तो देखो कितना किसानों के प्रति संवेदना प्रकट की, उन्होंने कहा ठीक है। नहीं मेरे पास वक्त कम है। एक आरोप जो गंभीर लगा अत्रे जी, क्योंकि 1 मिनट बचा है सर, वो ये जो दोनों तरफ से लगाया गया कि आप अपने बिजनेस मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए चीजें कर रहे हैं, किसानों के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए ये दोनों का आरोप। देखिए जब तक कोई आदमी किसी व्यक्तिगत का नाम लेगा तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी कर पाऊंगा, लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि हमें अपने प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है हमारे पास विदेशी मुद्रा आना, विदेशी मुद्रा आने का मतलब है देश की इकोनॉमी का मजबूत होना, जो हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। आज स्थिति ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के पास केवल $1 बिलियन विदेशी मुद्रा बची है और हमारे पास $600 बिलियन विदेशी मुद्रा है। हम इतने आर्थिक रूप से मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो नीति है, उसकी वजह से। अभी एक जिक्र तो यहाँ पे भी हुआ था, देखिए अडानी के बारे में झूठा बोला, जबकि अडानी के साथ समझौता इन्होंने किया 2007 के अंदर वेयर हाउस बनाने का, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे बैठ के। एक मित्र ने किसानों के प्रति बड़ी हमदर्दी प्रकट की, जबकि मैंने पहले बता दिया किसान को सशक्त और मजबूत करने के लिए 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया। भावांतर भरपाई योजना के अंदर 16 से ज्यादा सब्जियों और फल को शामिल करके किसान की खेती को जोखिम फ्री किया। लगभग इस हरियाणा प्रदेश के जो एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स हैं 85% तक सब्सिडी ये सरकार देती है। ठीक है, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। फसलें एमएसपी के ऊपर ये सरकार ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपने बोले अत्रे जी। दाना एमएसपी पे हम खरीद करते हैं। ठीक है, किसान को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए मात्र 2% और वो भी 0% हो जाता है अगर इन टाइम। तो बजट से पहले प्री बजट बैठकें सीएम की तरफ से लगातार की जा रही है और कोशिश ये कि एक बेहतर बजट पेश हो सके। बजट पूरे प्रदेश का एक ब्यौरा रहता है जहां पर किसे क्या मिला, किसे क्या मिल सकता है, उस पर बात होती है। चेहरे मुस्कुराएं जब बजट आए तो उम्मीद तो सबको ये, लेकिन अब अपने तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी नेता भी कर जाते हैं और कभी कभी वो एजेंसीज भी जिन्हें ये काम दिया जाता है। बहरहाल जनता बहुत सशक्त और मजबूत खुद समझने के लिए कि कैसे तमाम चीजें चलती है। आज के लिए सूर्या विशेष में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।